नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली जितनी भी आगामी मुख्य परीक्षाएं हैं उनमें निबंध एक अहम मुद्दा है, एक मुख्य चुनौती है। वैसे निबंध लिखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कोई एरोस्पेस की डिग्री चाहिए या फिर आपको इसरो में जाकर रिसर्च करना है या डीआरडीओ के साथ हाथ मिलाना है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको कोई मिसाइल नहीं बनानी, लेकिन यहाँ जो लिखना है उसके लिए कुछ कायदे कानून होते हैं। अब आप कहिएगा कि निबंध में तो कुछ कायदे ही नहीं होते, निबंध बंधन रहित होता है। बंधन रहित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, नाम ही इसका निबंध है। लेकिन इसमें अगर कुछ नियमों और कुछ जो इसके दिशा निर्देश हैं, मतलब इसके मानक होते हैं, उनको अगर आप ध्यान में रखते हुए लिखते हैं तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। और निबंध में जो आपके अंकों के खराब होने की संभावना पैदा हो जाती है कि अंक कहीं खराब ना आ जाए, नंबर कहीं खराब ना मिल जाए, तो वो यहाँ नहीं के बराबर होगी। और सबसे पहली शर्त निबंध की होती है, या किसी प्रश्न की भी। देखिए, मुख्य परीक्षा में आपको लिखित उत्तर देने होते हैं। यहाँ बहुविकल्पीय नहीं है कि आपने नज़र डाली 4 विकल्पों पर और उसमें से जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है, सही लग रहा है, उस पर आपने टिक मार दिया। मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न रहेगा और 1 लाइन या 2 लाइन के प्रश्न का आपको 1 पैराग्राफ या जितने निर्धारित शब्द होंगे उनमें उत्तर देना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न को या जो निबंध के शीर्षक हैं, दोनों में ही वही बात है। इसमें आपको ध्यान से उन्हें पढ़ना आवश्यक होता है। जब तक आप उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे नहीं और बार बार दोहरा कर नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप उसका सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे और एक नज़र देख लेने भर से वो समझ में नहीं आते। तो इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए। अगर आप प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं या निबंध के शीर्षक को भली भांति समझ गए कि ये शीर्षक हमसे यही डिमांड करना चाहता है, यही चाहता है कि हम यही लिखें, तो निबंध की बाकी चीज़ें आपकी मुट्ठी में आ जाएंगी, वो आसान हो जाएंगी। आपको समझ में आने लगेगा कि अब इसमें ये चीज़ें शामिल करनी है। और जितना शीर्षक कह रहा है बस उतने दायरे में ही रहिए, उससे बाहर मत जाइए, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जानकारी सबके पास होती है। सभी लोग जो है वो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा में आए हुए हैं, तो जानकारी की किसी भी व्यक्ति के पास कमी नहीं है। यहाँ परीक्षक को आपकी वो लाइब्रेरी वाली जानकारी चाहिए भी नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं कि विषय उन्हें दिखाई दिया, अब विषय में एक शब्द उन्होंने पकड़ लिया, हिंदी, बाकी कुछ देखा ही नहीं, उन्हें दिखना ही बंद हो गया। सिर्फ हिंदी उन्हें दिखाई दिया और उसके बाद उनके अंदर ज्ञान गंगा जो है वो उमड़ने लगती है। मतलब उनके अंदर का जो विद्वान है वो बाहर आ जाता है और उसके बाद वो पेन उठाते हैं और तुरंत हिंदी पर एक अच्छा खासा जो अभिभाषण है उसको लिख डालते हैं, उसमें कुछ कविता, कहानी, शायरी आदि शामिल कर देते हैं। तो तरीका तो अच्छा है, लेकिन क्या आपने शीर्षक के साथ न्याय किया? इसमें हिंदी नहीं पूछ रहा है, इसमें हिंदी के साथ साथ आपको विश्व भाषा के तौर पर इसकी जो उपस्थिति है उसको भी लिखना है। यानी विश्व मंच पर हिंदी की क्या स्थिति है, दुनिया का जो मंच है या दुनिया का जो प्रारूप है उसमें हमारी मातृभाषा कौन सा स्थान रखती है या इसकी क्या जगह बन सकती है, ये उस लायक है भी या नहीं, ये हमें इसमें लिखना है। हिंदी की गुण व्याख्या है या महिमा मंडन है वो नहीं करना है। तो इसलिए शीर्षक को समझना आवश्यक होता है। इससे पहले ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक आया था, भूमंडलीकरण और हमारी स्थिति, मतलब यहाँ भारत के बारे में कहा जा रहा था और भारत की भाषाओं के बारे में कहा जा रहा था। शायद इस मुद्दे पर पीछे निबंध पर चर्चा हो चुकी है। तो भूमंडलीकरण और भारतीय भाषाएं, तो बहुत से अभ्यर्थियों को मैंने देखा, मतलब जो संपर्क में थे मेरे, तो उन्होंने कहा कि भूमंडलीकरण मैंने पहले देखा और उसके बाद बाकी जो भारतीय भाषाओं वाला शीर्षक का बाकी हिस्सा था, बचा हुआ भाग था, वो दिखा ही नहीं। और उन्होंने क्या किया, भूमंडलीकरण पर ही पूरा निबंध लिख डाला। अब बताइए, 700 शब्दों या 750 शब्दों का या 600 शब्द ही मान लीजिए, जितनी शब्द सीमा है उतने का आपने सिर्फ भूमंडलीकरण लिख डाला। तो बताइए आपकी मेहनत बेकार हुई अथवा नहीं? आपने इतनी अपनी विचारधारा को उसमें झोंक कर, अपनी सारी जानकारी को, अपने सारे उत्तर लेखन की शैली को, शब्द शैली को उसमें घुसा कर बड़े मन से एक निबंध लिखा और वो पूरा पानी में चला जाए तो कैसा लगेगा? इसीलिए आवश्यक होता है कि पहले शीर्षक देखिए। तो यहाँ जो शीर्षक है ये हमसे ये नहीं कह रहा है कि हिंदी पर लिखिए, हिंदी के ऊपर निबंध लिखिए। यहाँ पर आपको लिखना है कि विश्व मंच पर हिंदी की क्या भूमिका है, ये इसका टॉपिक है। और जब एक बार शीर्षक आपकी समझ में आ गया तो उसके बाद प्रारूप बना लीजिए बिना देर किए। और शीर्षक समझ में आ जाता है तो बाकी काम अपने आप आसान हो जाते हैं। तो यहाँ प्रारूप बनाना आपके लिए बहुत बाएं हाथ का खेल हो जाएगा अगर आप इसे समझ लेते हैं। देखिए, शीर्षक जो होता है उसका परिचय देना पहले आवश्यक होता है, तो परिचय आप पहले दीजिए। और परिचय देने के लिए आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि विश्व मंच पर हिंदी को हम ले आने जा रहे हैं या उसकी महत्ता को साबित करने जा रहे हैं। तो हिंदी की भाषागत विशेषता क्या है, एक भाषा के तौर पर हिंदी में ऐसी कौन सी खासियत है कि इसे हम विश्व मंच पर रख दें।
या आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, प्रारूप जो बना है बिल्कुल वैसा ही बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी मौलिक विचारधारा यहाँ रखिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि विश्व मंच पर हिंदी की वर्तमान में क्या स्थिति है, या कोई ज्वलंत प्रकरण इससे संबंधित हो, मतलब कोई करंट अफेयर का मुद्दा इससे जुड़ा हुआ हो कि अभी विश्व मंच पर हाल ही में हिंदी के बारे में कोई निर्णय लिया गया हो, या संबंधित घटना कोई घटी हो, या किसी व्यक्ति का कोई वक्तव्य आया हो, तो उसको आप पहले जो पैराग्राफ है उसमें शामिल कर सकते हैं। ये और अच्छा तरीका है। तो तरीके बहुत सारे होते हैं शुरू करने के, और हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है, उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप सही शुरुआत करिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हिंदी का जो समावेशी रूप है, देखिए विश्व मंच पर हम हिंदी को उपस्थित करने जा रहे हैं, दर्शाने जा रहे हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि जिस भाषा को हम इतने बड़े लेवल पर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वह समावेशी हो, उसके अंदर दूसरी भाषाओं को आत्मसात करने की जो प्रकृति है वो मौजूद हो, और वो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर भी है और हमारी मातृभाषा हिंदी के अंदर भी है। संस्कृत में ये प्रवृत्ति नहीं थी। संस्कृत देव भाषा कही जाती है और सबसे प्राचीन हमारे देश की भाषा है। कहा जाता है कि बाकी जितनी भाषाएं हैं लगभग उनका जन्म जो है वो संस्कृत से ही हुआ है। लेकिन संस्कृत के अंदर समावेशी प्रकृति नहीं थी। कुछ हद तक थी, कुछ हद तक सभी भाषाओं में होती है, लेकिन बहुत हद तक नहीं थी जितना होनी चाहिए, और इसीलिए संस्कृत चल नहीं पाई। और हिंदी अभी भी चल रही है, और न सिर्फ चल रही है बल्कि इसकी अच्छी खासी महत्ता है। ये बात अलग है कि जो ग्लोबलाइजेशन का परिणाम है वो इसके ऊपर गलत भी पड़ रहा है, गलत ज़्यादा पड़ रहा है, और इसका जो स्वरूप है वो खराब हो रहा है। लेकिन हिंदी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संस्कृत सिर्फ दस्तावेजों की भाषा बन गई है, या पाठ्यक्रम जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी भाषा है। कोई बोलचाल में संस्कृत इस्तेमाल नहीं करता है, बहुत रेयर, अगर कोई करता होगा तो करता होगा, या कुछ गांव कबीले ऐसे हैं जो कि करते हैं दक्षिण भारत में। लेकिन संस्कृत को एक आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये समावेशी नहीं है, और विश्व मंच पर हम संस्कृत की बात भी नहीं करते। हम बात किसकी करते हैं? हिंदी की करते हैं। तो यहाँ भाषा का समावेशी होना आवश्यक है, तभी उसकी जो ग्लोबल इमेज है यानी वैश्विक पहचान है वो बन सकती है। इसके बाद जो अगला इसमें हम लिख सकते हैं, मतलब ये बिंदुवार यहाँ दर्शाया जा रहा है कि इन मुद्दों के अंदर हमें लिखना है। ये कोई हेडिंग नहीं है, और हेडिंग डालकर लिखिएगा भी मत। ये मेरी एक नेक सलाह है, आप मानिए ना मानिए, ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। आप अपने विचारों के खुद मालिक हैं, आप सोचने में सक्षम हैं, एक वयस्क युवा हैं, और एक जिम्मेदारीपूर्ण जो पद है उसको संभालने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके मौलिक विचार भी होते हैं, लेकिन हेडिंग न ही डाले तो बेहतर होगा। ये बचकाना तरीका है और अच्छा नहीं लगता। फिलहाल यहाँ पर जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं उस पर आपको पैराग्राफ लिखने हैं, और जहाँ जरूरी हो वहाँ बिंदुवार तरीके से। कुछ लोगों ने पूछा कि बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं, तो बुलेट पॉइंट्स ये वाले होते हैं। ऐसे आप छोटे छोटे डॉट बनाकर इनके अंतर्गत लिखिए। नंबर डालकर अगर लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 आप नंबर डालकर लिखते हैं कि इतनी विशेषताएं हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी भाषा की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं, ऐसे आपने लिखा। अब निम्नलिखित है तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप नंबर डालकर लिखिए, और दूसरा तरीका ये है कि बुलेट पॉइंट में लिखिए, यानी ऐसे ही बिंदु लगाकर लिखिए। तो बिंदु वाला ज़्यादा अच्छा होता है। नंबर डालकर लिखना ये गिनती गिनने जैसा हो जाता है, तो ये भी सही नहीं है। आप बिंदुवार लिखिए, ज़्यादा बेहतर है। तो बिंदुवार तरीके से आप लिख सकते हैं, या अगर आवश्यक लगे तो जो वाक्य आप लिख रहे हैं उसमें से अगर कोई खास शब्द है या कोई खास कथन है तो उसको आप नीचे से रेखांकित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यही जो पहला वाक्य है ये आपको लग रहा है कि बहुत खास है, इसको हम परीक्षक की नज़र में लाना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि परीक्षक की निगाह इस पर सबसे पहले पड़े। तो एक तरीका तो ये है कि इसको अलग रंग से लिख दीजिए, मतलब आप अगर नीली पेन से लिख रहे हैं तो काले पेन का इस्तेमाल करिए, ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन परीक्षा हाल में इतना समय आपके पास नहीं होता है कि आप बदल बदल कर पेन उठाइए और इस्तेमाल करिए। इसीलिए बहुत बार आप सुनते होंगे कि टॉपर सलाह देते हैं कि एक ही पेन का इस्तेमाल करिए, मतलब एक ही रंग की पेन का इस्तेमाल करिए, चाहे काला चाहे नीला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वहाँ कितनी कलाकारी कर रहे हैं। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि समय सीमित होता है और उतने ही समय में आपको पूरा पेपर हल करना होता है। अगर बहुत ज़्यादा आप उसमें तड़क भड़क दिखाने लगेंगे, बहुत ज़्यादा जो ताम झाम है वो करने लगेंगे, तो उत्तर के छूट जाने की गुंजाइश होती है और वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी। पता लगा 20 प्रश्न हैं, मान लीजिए 20 प्रश्न हैं लिखने के लिए, और आपने बहुत सुंदर एकदम बढ़िया वाले अक्षरों में और बढ़िया तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से 15 कर डाले, और उन्हें सजाने के चक्कर में 15 जो प्रश्न थे उनको एकदम खूबसूरत दिखाने के चक्कर में जो बचे हुए 5 हैं वो एकदम से छूट गए, उसके अंदर आपने कुछ नहीं लिखा। तो ये बहुत घाटे वाली चीज़ होगी, क्योंकि जिसमें आपने कुछ नहीं लिखा है उसमें 0 नंबर मिलेगा, उसमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आप लिखे ही नहीं हैं, और जो आपने लिखा है उसमें आपको पूर्णांक के बराबर नंबर कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए, जितने प्रश्न हैं उन्हें हल करिए। थोड़ा सा अगर जो प्रस्तुतिकरण है वो खराब भी हो जाता है तो चिंता की कोई बात नहीं,
हाँ, कॉपी जब आप तैयार करते हैं तो उसमें जो फ्रंट पेज होता है, यानी शुरुआत के 4-5 या 2-3 पन्ने होते हैं, 2-3 काफ़ी है, उतने में आप थोड़ा खूबसूरत लिखिए, मतलब थोड़ा अच्छे ढंग का लिखिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाद में कबाड़ा कर दीजिए, ऐसा नहीं, लेकिन बाद में इतना सजाने के चक्कर में मत पड़िए। बहुत ज़्यादा अगर आप उसमें जो डेकोरेशन है वो करने लगेंगे तो प्रश्न छूट जाएंगे। इसलिए यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि आप पेन का रंग बदल लीजिए, जैसे आप नीले से लिख रहे हैं तो काले से इसको इतनी लाइन आप लिख दीजिए। या दूसरा तरीका ये होता है कि इन्वर्टेड कॉमा बना दीजिए, इधर से भी और इधर से भी, ऐसे बना दिया तो इससे भी ध्यान आकर्षित होगा। लेकिन इन्वर्टेड कॉमा ये छोर पर रहेगा, मतलब एक इस छोर पर है, एक इस छोर पर है, तो उससे बेहतर तरीका ये है कि जो वाक्य आपने लिखा है उसको नीचे से अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे ऐसे उसके नीचे लाइन खींच दीजिए। ये आवश्यक नहीं है कि आप कंट्रास्ट जो कलर है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे नीला से आपने किया तो ये जरूरी नहीं कि आप काले से उसके नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं, नहीं, आप नीले से ही कर दीजिए। नीचे अगर रेखांकन रहेगा तो उधर ध्यान जाएगा ही जाएगा। ये एक अच्छा तरीका होता है। और आजकल जो टॉपर्स हैं या जो अच्छे चयनित उम्मीदवार हैं वो इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो उनकी जो टेस्ट वाली कापियाँ हैं वो यूट्यूब पे तमाम उपलब्ध हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा जहाँ आवश्यक है, अब यहाँ तो जैसे विश्व मंच की अगर बात की जाए तो यहाँ हिंदी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें मानचित्र का उतना महत्व नहीं है। लेकिन जहाँ आपको नक्शे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए कोई स्थान आपको दिखाना है, जैसे मान लीजिए आप कोरोना वायरस की महामारी के ऊपर ही निबंध लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कोरोना संक्रमण वाले जो ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं, चाहे वो भारत में हो, राज्यों की बात हो रही हो, या पूरी दुनिया में जो ज़्यादा हॉट स्पॉट टाइप के देश हैं या इलाके हैं, उनको दर्शाने के लिए आप मानचित्र का सहारा ले सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप एक रफ मानचित्र बनाकर उसमें उन जो स्थान है उनको हाईलाइट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि अच्छा यहाँ जो है संक्रमण के मामले ज़्यादा देखे गए, इस प्रकार से। तो ये सब जो चित्रात्मक तरीके होते हैं ये फायदेमंद होते हैं। निबंध में बहुत ज़्यादा चित्रकारी या कलाकारी नहीं की जाती, लेकिन थोड़ी बहुत करनी चाहिए, क्योंकि एकदम गद्य शैली में अगर आप लगातार पैराग्राफ पर पैराग्राफ लिखे जा रहे हैं तो ये उबाऊ हो जाता है, क्योंकि गद्य में रस नहीं होता, रस कविताओं में ही होता है, रस चित्र में होता है, यानी कला और संगीत ये रसीले होते हैं। गद्य जो होता है वो नीरस होता है। तो यहाँ शुरू करते हैं। ये कुछ निर्देश हैं, कुछ टिप्स हैं जिन्हें कि आप ध्यान में रखिएगा, और ऐसे टिप्स आपको रोज मिलते रहेंगे। देखिए, इसमें प्रारूप हमने बनाया, और प्रारूप में हमने क्या क्या शामिल किया कि विश्व मंच पर हम हिंदी को शामिल कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ खासियत होनी चाहिए। और यहाँ लिखा गया है कि शुरुआत पद्य शैली में करें तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। ये एक अच्छी बात है। देखिए, कापी सबकी होती है, मतलब जितने अभ्यर्थी वहाँ लिखेंगे वो सब अपनी कापियाँ वहाँ सबमिट करेंगे और एग्जामिनर उन सभी को चेक करेगा, वो उसका कर्तव्य है, उसके लिए वो पैसा लेता है, वो उसका फर्ज है। लेकिन जब इतनी सारी वहाँ पे कॉपियाँ होंगी तो उसके अंदर भी चेक करते करते उबन की भावना पैदा होगी। जब आप कोई एक जैसा काम करते हैं तो आप उब नहीं जाते, तो वैसी स्थिति उस परीक्षक की भी होती है। और मान लीजिए आपकी कॉपी जो है वो बंडल में बीच में है या नीचे है, शुरुआत में है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें घाटा भी होता है और फायदा भी होता है। लेकिन अगर बीच में है या नीचे है तो उसके अंदर थोड़ी सी जो ऊब है वो पैदा हो जाएगी, और ऐसे में वो बहुत ज़्यादा देखना नहीं चाहेगा। ये एक सामान्य मानव प्रवृत्ति है, तो उसको अपनी ओर आकर्षित आपको करना पड़ेगा, ये आपका फर्ज बनता है। और इसके लिए तरीका यही होता है कि आप कुछ अलग करिए, दूसरों से अलग करिए। और अलग करने का मतलब यही है कि कुछ उसमें पद्य शैली डाल दीजिए, कुछ मुहावरे, कुछ लोकोक्ति, कुछ उद्धरण, श्लोक, मतलब जैसे आकर्षक हो सके वैसे करिए। और एक बात और है कि अति नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा घुसा नहीं देना है। ये नहीं कि पता लगा निबंध ही है और आपने उसको पूरा महाकाव्य बना दिया, तो ये स्थिति जो है ये भी घातक है। अति सर्वत्र वर्जिते, तो यहाँ पर भी अति की जो गुंजाइश है वो नहीं होती है, कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा में। तो देख लीजिए यहाँ पर और क्या लिखा जा सकता है। इस दिशा में किए जाने वाले जो प्रयास हैं, यहाँ तक विश्व पटल पर हिंदी का विस्तार आप दिखाएंगे कि कितनी फैली है और कितना फैलना बाकी है। और उसके बाद इस दिशा में कौन कौन से प्रयास वैश्विक स्तर पर और हमारे देश के स्तर पर किए जा रहे हैं, ये हम लिख सकते हैं। और उसके बाद इंटरनेट और जो संचार प्रणाली है, देखिए इंटरनेट का हमारे जीवन में बहुत इस समय ज़्यादा महत्व हो गया है। ये बहुत गहराई तक हमारे जीवन शैली में जड़ जमा चुका है। इसके बिना जीवन जी पाना या जो जीवन शैली वर्तमान में हम हासिल किए हुए हैं उसे बनाए रख पाना ये असंभव है। तो ऐसी स्थिति में इंटरनेट के साथ भाषाओं का जुड़ना ये एक लाजमी बात है, मतलब स्वाभाविक सी चीज़ है। तो हिंदी इंटरनेट के साथ कितनी मित्रवत हो चुकी है या संचार प्रणाली में कितना इसका योगदान हो चुका है, ये सब हम देखेंगे। उसके साथ साथ देश में जो विषमताएं और विरोधाभास हैं उस पर चर्चा करें और अंत में उपसंहार कर दें। तो उपसंहार जो है एक सारांश के तौर पे यहाँ समाधान हमें देना होता है। तो विश्व मंच पर हिंदी के मौजूद होने में अगर है, मतलब पहली चीज़ तो ये है कि है अथवा नहीं, और अगर है विश्व मंच पर इसकी उपस्थिति है तो इसे बनाए रखने के लिए और हमें क्या प्रयास करने हैं,
या इसके रास्ते में कौन सी चुनौतियां हैं, तो उनको हम लिखेंगे और उस समस्या का समाधान देंगे। ये हमारा पूरा प्रारूप होगा। और प्रारूप हमेशा रफ कार्य होता है, मतलब ये रफ में किया जाता है। इसको सामने जो फ्रंट होगा, फेयर होगा, वहां मत करिएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा जा सकता है। यहाँ पर कुछ और शीर्षक आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे कि हिंदी का वैश्विक अवतार। इसमें से किसी भी नाम से जो शीर्षक है वो आपके सामने आ सकता है, या हो सकता है कुछ और अलग ढंग से पूछे। लेकिन विश्व और हिंदी, इन दोनों को अगर जोड़कर पूछेगा, इनसे संबंधित कोई शीर्षक आता है या कोई टॉपिक आता है, तो उसमें आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद ये भी शीर्षक हो सकता है कि क्या हिंदी विश्व भाषा बनने में सक्षम है, मतलब ये प्रश्न के तौर पे पूछा गया है, तो ऐसे भी आ सकता है। अथवा विश्व मंच पर हिंदी, जो कि आपने अभी देखा था। तो ये 3 शीर्षक संभावित यहाँ दिए हुए हैं। इससे अलग भी आ सकते हैं, लेकिन विश्व मंच, विश्व, वैश्विक और साथ में हिंदी, इस प्रकार से अगर जुड़ा हुआ है तो इसमें आप इन निबंध के, मतलब इस निबंध में शामिल जो चीज़ें हैं उन्हें शामिल कर सकते हैं, मतलब उसमें डाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ पद्य की पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। आप ये पद्य ऐसे ही लिख दीजिए, ये आवश्यक नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पंक्तियाँ हैं वो दी हुई हैं, और इसमें शुरुआत में ही लिखा गया है। इन पद्य पंक्तियों को पहले देख लेते हैं। गूंजी हिंदी विश्व में, स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच पर हिंदी की जयकार, हिंदी की जयकार, हिंदी। और यहाँ पर कहा गया है कि हिंदी में बोला। हिंद मतलब क्या? हिंदुस्तान, यानी हमारा देश। भारत जो है वो हिंदी में बोला। देख स्वभाषा प्रेम, विश्व अचरज से डोला। जहाँ दूसरे लोग विदेशी भाषाओं का अनुकरण करके उसके पीछे भाग रहे हैं, वहाँ हमारे देश का जो अपनी भाषा के प्रति प्रेम है उसको देखकर दुनिया आश्चर्य में पड़ जाती है, ऐसा कहा गया है। यहाँ पे जो आपको कैदी शब्द दिख रहा है ना, ये मिसप्रिंट है। यहाँ पर होगा कह अटल कबीराय, या यहाँ पर अटल बिहारी को भी आप जोड़ सकते हैं। ये कुछ लोगों की, मतलब कुछ कवियों की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने नाम को कविता में शामिल करते हैं, और अधिकतर ऐसा करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि कह अटल कबीराय, मेम की माया टूटी, और उसके बाद भारत माता धन्य, स्नेह की सरिता फूटी। यहाँ पर ये पंक्तियाँ हैं, तो आप पंक्तियों को ऐसे ही शामिल करिए। ये एक उदाहरण है, ऐसे ही शामिल करिए या थोड़ा अलग कर दीजिए। लेकिन ये अटल बिहारी जी की पंक्तियां हैं, किसी और जो कवि हैं उनकी पंक्तियों को आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर विश्व मंच पर हिंदी की जो महिमा है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि हिंदी की जो जय जयकार है वो पूरे विश्व में हो रही है। राष्ट्र संघ के मंच से इसका उद्घोष हुआ, और हमारा जो स्वभाषा प्रेम है उसको देखकर दुनिया आश्चर्यचकित हो जाती है। जो विदेशी भ्रमजाल था या माया जाल था, वो यहाँ पर खंडित होता है, और उसके बाद जो भारत माता है वो इससे प्रसन्न होती है। हम अपनी मातृभूमि को यहाँ पर भारत माता की संज्ञा देते हैं। अपने देश को हम माँ मानते हैं। जैसे माता का हमारे ऊपर कर्ज होता है और उस कर्ज को हम कभी भी उतार नहीं सकते, वैसे ही मातृभूमि का भी हर देशवासी पर कर्ज होता है। हर भारतवासी पर हमारी जो भारत भूमि है उसका कर्ज है, और उसको हम आजीवन नहीं उतार सकते। तो इसीलिए इसे माँ कहते हैं। ये हमारा पालन पोषण करती है। तो यहाँ पर कहा गया कि भारत माँ ये जो है ये धन्य हो जाती हैं, और यहाँ स्नेह की जो सरिताएं हैं, सरिता मतलब होता है नदी, वो फूट पड़ती है। तो ये कविता है। अब आप ऐसे ही शुरू कर दीजिएगा, या इससे भिन्न भी कर सकते हैं। अब इसके बारे में ये कहा गया है, देखिए एक चीज़ और है कि जब पद्य की पंक्तियाँ आप लिखते हैं तो उसके नीचे जो कवि हैं उनके नाम उल्लेख जरूर कर दीजिए। मतलब किसने लिखा है ये आपको लिखना पड़ेगा। अटल बिहारी जी ने लिखा है या किसी और ने लिखा है। ये बहुत बड़े कवि थे, राजनीतिज्ञ तो ये बाद में थे, मतलब स्वभाव से ये एक बहुत अच्छे कवि थे, और इनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एक संग्रह है, मेरी 51 कविताएं, उसमें बहुत सारी एक से बढ़कर एक 51 कविताओं का पूरा संकलन किया गया है। कभी अगर जिंदगी में अवसर मिले तो पढ़िएगा। इसके बाद देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा जा सकता है। तो यह पंक्तियां विश्व मंच से हिंदी की जयकार का सुनहरा चित्र प्रस्तुत करती हैं। ये एक सुनहरा चित्र है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। वास्तव में हिंदी एक अद्भुत भाषा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हिंदी के अंदर बहुत सारी ऐसी अनोखी चीज़ें हैं कि इसे हम कह सकते हैं कि अपने आप में निराली है, अनोखी है, और यह उर्वर है। इसकी जो विशेषताएं हैं उसका जरा वर्णन यहाँ कर लेते हैं। तो यह उर्वर है। उर्वर मतलब क्या? उपजाऊ है। ये बंजर नहीं है। बंजर का मतलब ये कि उसके अंदर कोई रस ना हो, किसी चीज़ की उत्पत्ति की क्षमता ना हो, लेकिन इसके अंदर क्या है? उर्वरा शक्ति है। ठीक वैसे ही जैसी भारत भूमि के अंदर। उसके बाद यह गेय है, अर्थात इसे गाया जा सकता है। गेय का मतलब क्या होता है? जो गाने योग्य हो। भाव प्रवण और लचीली है, इसके अंदर भावनाओं की प्रधानता है। यह भावों से भरी हुई है और लचीली भी है। लचीली इसलिए है क्योंकि ये समावेशी प्रवृत्ति की है। ये अपने अंदर सबको समेटने की क्षमता रखती है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात है कि ये अपने निजी वजूद को खोती नहीं है, उसे बनाए रखती है।
हम लोग ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का भारतीय भाषाओं पर बहुत गलत प्रभाव पड़ा है और हिंदी में भी मिलावट होती जा रही है, लेकिन हिंदी अभी भी अपनी अस्मिता को बनाए हुए है। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन वर्तमान जो हिंदी का स्वरूप है, कितना भी उसमें मिलावट हो जाए, लेकिन उसका जो मूल स्वभाव है वो अभी भी जिंदा है। और अगर हमने अपनी भारतीयता, अपनी जो मातृभाषा का गौरव है, उसको एकदम से मिट्टी में नहीं मिला दिया तो ये कभी नहीं खोएगा, ये हमेशा बना रहेगा। अब देखिए इसके बाद क्या लिखा जा सकता है। एक जीवंत भाषा में जो भी अवयव होने चाहिए, यानी जो भी घटक, जो भी चीज़ें होनी चाहिए, वो सभी हिंदी में विद्यमान है। भाषा सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती है। एक होती है लिपि और दूसरी होती है भाषा। तो लिपि जो होती है जिसमें लिखा जाता है, जैसे देवनागरी जो है ये हिंदी की लिपि है, और भाषा जो है वो हिंदी है। तो यहाँ भाषा का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ बोल रहे हैं तो वो हमारी भाषा हो जाएगी। इसमें जीवंतता होनी चाहिए, मतलब लगे कि सजीव है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो एकदम से मरी हुई, मुर्दा मालूम। तो हिंदी के अंदर वो खराबियाँ नहीं, और व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह श्रेष्ठ मानी जाती है। मतलब अगर वैज्ञानिक लिहाज से देखें या इसे सिस्टमेटिक तरीके से हम देखना चाहें, व्यवस्थित क्रम में देखना चाहें, तो हिंदी उस कसौटी पर भी खरी उतरती है। यहाँ उसमें कोई समस्या नहीं। अब यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि हमारी मातृभाषा वास्तव में आदरणीय है, मतलब यह व्यवस्थित है और उसके अलावा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उससे श्रेष्ठ मानी गई है, और हमारी मातृभाषा इसीलिए आदर की प्रतीक है या आदर के योग्य है। इसका जन्म संस्कृत से हुआ है। ये हम सभी जानते हैं कि हिंदी में जो अधिकतर तत्सम शब्द हम देखते हैं वो संस्कृत से मूल रूप से उठाए गए, और वैसे भी संस्कृत से ये पैदा हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, यही इसका इतिहास है। और लिपि जो है इसकी देवनागरी, ये भी हम जानते हैं, जो लेखनी है वो देवनागरी है। हिंदी का बर्ताव ठीक हमारी संस्कृति के समान है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति और हिंदी की तुलना कर दीजिएगा। देखिए भारतीय संस्कृति जो है वो भी समावेशी प्रवृत्ति की है, उसके अंदर भी दूसरों को समेटने की ताकत है, लेकिन अपने वजूद को बचाए रखने की भी क्षमता है। वही हाल हिंदी का भी है। और जो जो विशेषताएं या जो जो विविधताएं भारतीय संस्कृति के अंदर पाई जाती हैं, वो सभी विविधताएं या विशेषताएं हिंदी भाषा के अंदर भी होती हैं। तो देखिए भाषा और संस्कृति ये हमेशा एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, चाहे किसी भी देश, किसी भी सभ्यता के हों। और वही हाल हिंदी और भारतीय संस्कृति का भी है। ये चीज़ें हैं, और इसमें जो बर्ताव है हिंदी का वो हमारी संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति के जैसा है। तो कैसा है? समावेशी है। इसको आप लिखना मत भूलिएगा। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि अन्य भाषाओं के साथ तालमेल करने में या रखने में हिंदी जो है वो पूर्ण सक्षम है और उदारवादी है। संस्कृत के तत्सम क्लिष्ट शब्दों के साथ, क्लिष्ट का मतलब होता है कठिन, जो बोलने में या लिखने में कठिनाई से लिखे जाते हो या बोले जाते हो, मतलब लगे कि अच्छा ये कैसा शब्द है, बड़ा टेढ़ा है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्लिष्ट। तो इस प्रकार के संस्कृत के जो अतिशुद्ध यानी तत्सम और क्लिष्ट शब्द हैं, उनके साथ भी इसका जो व्यवहार है वो वैसा ही है जैसा कि उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, रूसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, चीनी और जापानी भाषाओं के साथ है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों के साथ ये समभाव रखती है। अब इसमें समभाव रखने का तात्पर्य ये हुआ कि दोनों ही भाषाओं के, दोनों ही तरह की जो भाषाएं हैं, ये सब क्या है? फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, ये सब विदेशी भाषाएं हैं, ये सब विदेश से आई हुई हैं, बाहर से आई हैं। और संस्कृत के जो तत्सम है ये देशज हैं, मतलब ये मूल रूप से स्वदेशी हैं। तो दोनों ही भाषाओं के जो शब्द हैं वो हिंदी में अच्छी खासी मात्रा में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ चिपक भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। एक ही पैराग्राफ में या एक ही अवतरण में आप संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, रूसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, चीनी, जितनी भी आपको यहाँ दिख रही हैं, इन सब के भी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी बात है कि उस अवतरण की जो स्थिति है वो कतई बिगड़ेगी नहीं, बल्कि वो और ज़्यादा विविधतापूर्ण हो जाएगा, और ज़्यादा उसकी शोभा बढ़ जाएगी। तो ये इसकी खासियत है, ये विशेषता हिंदी में ही है। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि यह जो प्रवृत्ति है, हिंदी की समावेशी प्रवृत्ति, यह इसकी सार्वभौमिक छवि को सुदृढ़ करता है। विश्व मंच पर अगर कोई भाषा आने की हिम्मत करती है, आने की सामर्थ्य रखती है, तो उसके अंदर निश्चित रूप से ये गुण पाया जाएगा। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि हिंदी का फलक जो है वो विस्तृत है, बहुत विस्तारित है, और देश की यह सबसे ज़्यादा अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह विज्ञान, व्यापार और साहित्य की भाषा तो है ही, उसके साथ साथ प्रेम की भाषा भी है। ये सिर्फ बाजारू भाषा नहीं है, इसीलिए बाजारवाद का इस पर दुष्प्रभाव पड़ा है। ये बाजारू भाषा नहीं है और न टेक्नोलॉजी की भाषा है कि सिर्फ तकनीकी के क्षेत्र में हम इसका इस्तेमाल कर दें। ये प्रेम की भाषा है, और ये जो मतलब प्रेम का भाव है, ये इसे मधुरता देता है, इसके अंदर माधुर्य ले आता है, जो कि हर भाषा के लिए आवश्यक तत्व होता है। और यही प्रेम हिंदी का आकर्षण है, जो सभी को प्रेम पाश में बांधने में सक्षम है। ये इसकी विशेषता है।
हिंदी ने विश्व मंच पर न सिर्फ अपनी प्रामाणिक छवि बनाई है, बल्कि यह वहाँ पर मजबूती से खड़ी भी है। देखिए, यहाँ बुराई थोड़ा सा जो होती है, मतलब विश्व मंच पर हिंदी की स्थिति आप दर्शाने जा रहे हैं, तो आप ये भी कहेंगे कि हिंदी की जो दुर्गति है वो भी तो साथ में मौजूद है, चाहे वो विश्व स्तर पर हो या हमारे अपने देश में हो, बल्कि देश में और ज़्यादा हो रही है। लेकिन जो नकारात्मक पक्ष हैं उनको बाद में लिखिएगा, शुरुआत में थोड़ी तारीफ करनी आवश्यक होती है। और इस तरह के जो विषय होते हैं ना, निबंध में खास तौर पे, वहाँ थोड़ा आदर्शवादी रवैया रखना फायदेमंद साबित होता है। ज़्यादा आप अगर जो व्यवहारिकता है उसमें उतर आएंगे तो आपके लेख में नकारात्मक चीज़ें भर जाएंगी, और नकारात्मकता नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है, क्योंकि वहाँ आपको सही चीज़ लिखकर सत्यवादी का तमगा नहीं लेना है, वहाँ आपको अच्छे नंबर पाने हैं। और नंबर पाने के लिए रणनीति या ये कह लीजिए कि कूटनीति होती है कि थोड़ा सा वहाँ तारीफ ज़्यादा करिए, चाहे वो सरकार की तारीफ हो, सिस्टम की तारीफ हो, या किसी इस प्रकार के विषय में किसी चीज़ की तारीफ हो। मतलब ऐसा नहीं कि आलोचना मत करिए, आलोचना तो करनी ही है, लेकिन उसको बाद में करिए, पहले फ्रंट जो है वो तारीफ से भर दीजिए थोड़ा। तो देखिए, यहाँ संतुलन होना चाहिए कुल मिलाकर। अब देखिए, यहाँ लिख सकते हैं कि अच्छी संपर्क भाषा होने के भी जितने गुण हैं वो हिंदी में विद्यमान हैं, और कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी का रुतबा देखने योग्य है। मतलब हमारे देश के अलावा और भी कई ऐसे राष्ट्र हैं जो कि हिंदी को यहाँ आदर देते हैं और वहाँ इसका अच्छा खासा सम्मान है, रुतबा है। जैसे कि मॉरिशस और सूरीनाम का नाम लिया है। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का जो निर्णय है, ये 2006 में विदेश मंत्रालय के द्वारा हिंदी की वैश्विक छवि को ध्यान में रखते हुए ही लिया गया था। वैसे तो 14 सितंबर जो है ये हमारा यहाँ पे हिंदी दिवस के तौर पे राष्ट्र में मनाया जाता है, लेकिन ये विश्व हिंदी दिवस की तारीख है। तो ये विश्व हिंदी दिवस मनाने की योजना क्यों बनाई गई? क्योंकि हिंदी को हमें एक तो वैश्विक मंच पर स्थापित करना था, और दूसरी इसकी जो निरंतर वैश्विक छवि निर्मित हो रही थी उसको ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक हो गया था। इतना हम इसमें लिख सकते हैं। ये एक सिर्फ हिंट है, आप इसे और फैलाकर अपने शब्दों में ढाल सकते हैं। इसके बाद आप ये लिख दीजिएगा कि भूमंडलीकरण के इस दौर में, यानी जो वैश्वीकरण का ये पूरा माहौल चल रहा है, इसमें वैश्विक पहचान को मजबूत करने के लिए एक जीवंत भाषा की आवश्यकता होती है, और ऐसी भाषा यहाँ हिंदी हो सकती है। हिंदी को हम लोग उस भाषा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और दुनिया में एक धारणा ये है, दुनिया वालों का तो बाद में, भारत वालों का ये मानना है, भारत के जो आम नागरिक हैं, कि कंप्यूटर और इंटरनेट ज्ञान के स्रोत हैं। तो ये तो सब मानते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी मानते हैं कि अधिकांश सूचनाएं अंग्रेजी के रूप में होती हैं, और हिंदी ने अपनी पकड़ यहाँ बनाना प्रारंभ अभी नहीं किया है, ये उनका मानना है। तो कुछ हद तक ये सही भी है। जैसे आप गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं, कोई चीज़ खोजते हैं, तो अगर आप वही चीज़ हिंदी में टाइप करिए तो आपको कम नतीजे मिलेंगे, मतलब उसके जो रिजल्ट हैं, सर्च के जो रिजल्ट आते हैं वो कम मात्रा में प्राप्त होंगे। और वही चीज़ अगर आप अंग्रेजी में लिखकर टाइप कर दीजिए तो आपको ज़्यादा मात्रा में जो नई वेबसाइट है या जानकारियाँ हैं वो खुलकर दिखाई जाएंगी। और अगर हिंदी वाली जो सूचनाएं हैं वो गूगल पर खुल भी जाती हैं तो उसमें तमाम तरह की अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे आप विकीपीडिया को ही ले लीजिए, तो विकीपीडिया पर जो हिंदी संस्करण है वो उपलब्ध है, हिंदी में डाटा तो है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसके अंदर आप अगर ध्यान से देखते हैं, सावधानी से देखते हैं, तो बहुत तरह की अशुद्धियाँ दिखाई देती हैं, बहुत तरह की गलतियाँ होती हैं। और इसी प्रकार की जो अशुद्धियाँ हैं वो और भी जो हिंदी संबंधित वेबसाइटें हैं उन पर दिखाई देती हैं। तो ये एक दोष तो है और कमी भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ आपको थोड़ी सी महिमा मंडन करना था, तो इसलिए आप लिखिएगा कि हिंदी जो है वो इंटरनेट के क्षेत्र में भी अपनी घुसपैठ बनाने में सक्षम हो गई है। तो यहाँ सक्षम हो गई है ये मत लिखिएगा, आप ये लिख दीजिएगा कि वो घुसपैठ बनाने का प्रयास कर रही है और कोशिश अभी जारी है, अभी पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि भारतीय मेधा ने हिंदी के सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं और गांव में ई चौपालें लगने लगी हैं। तो हिंदी का जो व्यवहार है वो जनजीवन में फैलने लगा है। हिंदी तो पहले भी थी, लेकिन उसका जो ये डिजिटल रूप है ये सबके सामने आने लगा है, ये एक बड़ी बात है। भूमंडलीकरण का दुष्प्रभाव हिंदी भी झेल रही है। अभी पिछला जो निबंध का विषय था उसमें हमने भूमंडलीकरण और भारतीय भाषाओं पर चर्चा की थी, तो वहाँ देखा कि हिंदी के साथ क्या गलत बर्ताव हो रहा है और हिंदी की छवि कैसे खराब हो रही है। लेकिन यहाँ वही चीज़ हमें लिखनी है और थोड़ा सकारात्मक रूप में लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख सकते हैं कि भूमंडलीकरण का जो दुष्प्रभाव है वो हिंदी भी झेल रही है, लेकिन यह वैश्विक बाजार में अपनी सशक्त छवि बनाने में सक्षम हो पाई। और IT सेक्टर के जो प्रोफेशनल हैं ये हिंदी को पश्चिम में पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि टीवी चैनल हो या विज्ञापन उद्योग, बाजारवादी अर्थव्यवस्था पर हिंदी का जादू चल रहा है। तो हिंदी को यहाँ पर एक माध्यम के तौर पे या ये कह लीजिए कि एक हथकंडे के तौर पे ये लोग इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए यहाँ जो बाजारू चीज़ें हैं वो इसमें घुस जाती हैं। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि विश्व मंच पर हिंदी को सबल बनाने के लिए समेकित
प्रयास जारी हैं। तो जो लेटेस्ट वाला डाटा है, जो समसामयिक इसमें नई नई चीज़ें घटी हैं, हाल ही का कोई सम्मेलन हो, कोई नया कदम हो, कोई नई घोषणा हो, तो उसको आप इस पैराग्राफ में समावेशित कर सकते हैं। इसमें आप ये लिख दीजिएगा कि वर्ष 2007 में न्यूयॉर्क का जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन था वो चर्चित रहा। ये पुरानी बात है, पहले हुआ था। और इसका जो केंद्रीय विषय था, केंद्रीय विषय क्या था? वो था विश्व मंच पर हिंदी। और वही जो विषय है वो यहाँ आपको निबंध के विषय के तौर पर लिखने के लिए मिला हुआ है। या वर्ष 2012 में अगर आप देखिए तो जोहान्सबर्ग वाला जो सम्मेलन था उसमें भी वैश्विक छवि को निखारने का प्रयास किया गया। और 8वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन था उसमें एक 10 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी हुआ। और यह जो 10 सूत्रीय घोषणा पत्र था, इसमें विश्व में फैले सभी हिंदी प्रेमियों से यह अपील की जाती है कि वह विदेश में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार में यथाशक्ति योगदान दें, जितना हो सके उतना योगदान दें। क्योंकि जब अपने ही लोग सहयोग नहीं करेंगे तो भाषा कहाँ से ऊपर की ओर उठेगी, उसका उत्थान कैसे होगा। इसीलिए भारतवासियों को या हिंदी भाषियों को, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा, हिंदी भाषियों को यहाँ ज़्यादा मिलजुल कर योगदान करने की आवश्यकता है। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए या इसको विश्वव्यापी और अच्छी पहचान दिलाने के लिए इस बात पर बल दिया गया कि हिंदी में ज्ञान विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी विषयों पर सरल और उपयोगी जो पुस्तकें हैं उनकी रचना हो। आपने देखा होगा कि विज्ञान से संबंधित जो पुस्तकें होती हैं या टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो किताबें होती हैं वो अक्सर अंग्रेजी में होती हैं। जो जितनी भी श्रेष्ठ किताबें वो अंग्रेजी भाषा में हैं। और ये एक दिक्कत वाली बात होती है। जो हिंदी का जानकार व्यक्ति है, अंग्रेजी उसे नहीं आती है, सही ढंग से नहीं आती है। एक काम चलाऊं अंग्रेजी तो सब जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी में सहज होना और अंग्रेजी सिर्फ नाम मात्र की आ जाना, ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ अंग्रेजी भाषा में सहज ये कम भारतीय होते हैं और तभी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि प्रौद्योगिकी और साइंस से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं ये अक्सर अंग्रेजी में आपको दिखाई देती हैं। तो यहाँ आवश्यकता है कि इस क्षेत्र में साहित्य रचना हो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदी भाषा में इन चीज़ों पर, इन विषयों पर, इस क्षेत्र पर किताब लिखी जाए। ये एक अच्छा माध्यम होगा इसे वैश्विक छवि दिलाने में। इसके अलावा ये भी आप लिख सकते हैं, यहाँ तक तो आपने लिखा कि हिंदीकरण कैसे हो, लेकिन प्रश्न अभी भी यहाँ यथावत है। प्रश्न कौन सा था? तो प्रश्न ये है कि अगर जो मंच है यानी विश्व मंच है वहाँ पर हिंदी की महिमा का इतना ही मंडन हो रहा है या हिंदी इतनी ही प्रभावशाली हमें दिखाई दे रही है, तो यह भाषा अपने ही राष्ट्र में दुर्गति का निवाला क्यों बनी हुई है? निवाला मतलब समझते हैं, जो कौर होता है, खाने का जो ग्रास होता है, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ ये दुर्गति का निवाला क्यों बन रही है? कारण क्या है? तो मूल बात यह है कि सिर्फ सम्मेलनों के आयोजन से दायित्व समाप्त नहीं हो जाते। सम्मेलन आयोजित करना, हिंदी दिवस की घोषणा कर देना, बड़े बड़ी जो बातें हैं, घोषणा पत्र हैं वो जारी कर देना, या ये कह देना कि हमें प्रयास करना चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं ये पर्याप्त नहीं है। सही बात यह है कि जब जमीनी स्तर पर प्रयास होगा तभी इस प्रकार के जो बड़े सुधार हैं वो संभावित हैं या हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार से दायित्व समाप्त नहीं हो जाते। भाषा के रूप में हिंदी के उन्नयन और विकास को लेकर सरकार, जनता, बुद्धिमान वर्ग और साहित्यकारों को और अधिक जागरूक और संवेदनशीलता से युक्त होना होगा। जागरूकता एक चीज़ है और साथ में संवेदना भी होनी चाहिए। संवेदनशील जब तक आप नहीं बनेंगे तब तक आप उस चीज़ को या उस समस्या को गहराई से महसूस नहीं कर पाएंगे। तो ये संवेदनशीलता अनिवार्य है। और ये संवेदनशीलता जो है ये सिर्फ साहित्यकारों, देखिए साहित्यकार तो वैसे भी संवेदनशील होते हैं, उनका जो हृदय होता है वो प्रायः कोमल होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो जनता और सरकार है और साथ में जो ये बुद्धिमान वर्ग है ये भी संवेदनशील हो तब काम बनेगा। क्योंकि सरकार बहुत कम ही संवेदनशील होती है, जनता भले ही हो जाए, और उसके साथ साथ जो बुद्धिमान वर्ग है ये कभी कभी बहुत ज़्यादा बुद्धि से काम लेने लगते हैं। और जब बहुत ज़्यादा दिमाग से आप काम लेने लगते हैं तो वहाँ आपका जो हृदय है, जो कहते हैं ना दिल की बात हम सुन रहे हैं, तो वो दिल की बात निकलनी बंद हो जाती है और वहीं से संवेदना गायब हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा जो व्यवहारिकता है उसमें बह जाते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या हो सकता है। यहाँ आप ये लिख दीजिएगा कि हिंदी का विकास इंटरनेट के स्तर पर एक मजबूत भाषा के रूप में करना होगा। इंटरनेट पर अपनी पहचान तो हिंदी ने बनाई है, हिंदी में लिखने का रिवाज बढ़ा है। यूट्यूब पर हिंदी में जो कमेंट करते हैं, मतलब कमेंट बॉक्स में हिंदी में लिखते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं या बहुत ऊंचा समझ लेते हैं। तो ये बात तो है कि वो हिंदी में लिख रहे हैं, ये कोई खराब बात नहीं है। लेकिन हिंदी का जो प्रचलन है क्या वो कमेंट बॉक्स तक ही सीमित है, या कुछ ब्लॉग लिख देने से हिंदी का जो पूरा कोरम है वो पूरा हो जाएगा? ऐसा नहीं है। इंटरनेट पर जो वैश्विक पहचान है वो दिलाने के लिए हिंदी को और ज़्यादा विकसित करना पड़ेगा। मतलब यहाँ डिजिटल तौर पर विकास की बात हो रही है। जो हिंदी के क्षेत्र में सर्च करने पर आपको कम परिणाम प्राप्त होते हैं या बहुत ज़्यादा आपको मटेरियल नहीं मिल पाता, तो वो एक दिक्कत है, उसको भी यहाँ निपटाने की आवश्यकता है। वो सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत है, वैसी अनेकों समस्याएं यहाँ मौजूद हैं। ये आप लिखेंगे।
उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि अच्छे सॉफ्टवेयर और सर्च इंजन का विकास करके हिंदी को वैश्विकता की ओर हम ले जा सकते हैं। और ये भी लिखा जा सकता है कि विश्व मंच पर हिंदी को सुदृढ़ बनाने के लिए एक उपाय ये भी हो सकता है कि प्रवासी भारतीय लेखकों को या उनकी जो किताबें हैं उनको भारत के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। यहाँ बहुत सारे शब्द जो हैं वो अशुद्ध हैं, ये शैक्षणिक होगा। तो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, मतलब जो स्कूली सिलेबस है, उसमें इन्हें शामिल किया जाए और मानक पुस्तकें तैयार की जाएं और प्रयास हो कि विदेशी विश्वविद्यालयों में भी जो हिंदी पीठ है उनकी स्थापना हो। कुछ स्थानों पर ये एक औपचारिक तौर पर हुआ भी है, लेकिन इसकी और सकारात्मक जो पहल है उसकी आवश्यकता है। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि हिंदी के कुछ जो मठाधीश हैं उनका ये मानना है कि हिंदी को अगर जो नवीन विचारधाराएं हैं, जो नवाचार आजकल चल रहा है, जो आधुनिक युग है, उसके संपर्क में अगर लाया गया, आधुनिक विचारों और जो नई भाषा के शब्द हैं उनके साथ इसका संक्रमण कराया गया, जो कि हो भी रहा है, तो हिंदी जो है वो बेकार हो जाएगी, इसका स्वरूप खराब हो जाएगा। वो हिंदी के पुरातन स्वरूप को ही बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर बदलाव हो रहा है और बदलाव के साथ आप बदलेंगे नहीं, या कोई संस्कृति अपने आप को जो परिवर्तन हो रहा है उसके साथ ढालेगी नहीं, तो वो नष्ट हो जाएगी। हमारी भारतीय संस्कृति अभी तक बनी हुई क्यों है? इसके साथ वाली अनेकों जो सभ्यताएं और संस्कृतियां हैं वो धूल में मिल गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बदलते हुए समय के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई। और हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के साथ यही तो अच्छी बात है, उसकी खासियत है कि वह बहुत ज़्यादा लचीली है और समावेशी है, और इसी वजह से इतने लंबे समय से वो बनी हुई है। चाहे कितनी भी उसके ऊपर आफत आ जाए, उसको कुचलने का, धकेलने का और पीसने का प्रयास किया जाए, लेकिन उसके बावजूद उसकी पहचान बनी हुई है। तो इसके पीछे जो समावेशी और लचीलापन वाला गुण है वो जाहिर होता है या सामने आता है, ये आप कह सकते हैं। इसके बाद ये एक कहावत है कि जो जंगल में वृक्ष होते हैं उसमें से सीधे और जो खड़े वृक्ष होते हैं, जो कि जल्दी झुकते नहीं हैं, कठोर लकड़ी वाले होते हैं, उनको पहले काटा जाता है, और जो लचीले वाले होते हैं और टेढ़े मेढ़े होते हैं वो बच जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एकदम से दृढ़ होकर खड़े रहेंगे, कड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, तो आपके टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। और लचीले रहेंगे तो कितना भी आपको मोड़ दिया जाए, फिर आप अपनी वास्तविक अवस्था में लौट आएंगे। यानी जो प्रत्यास्थता वाला गुण है वो आपके अंदर होना चाहिए, और वही गुण हिंदी के पास है। तो ये जो मठाधीश है, मठाधीश का मतलब ये कि ये बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, अपने आप को हिंदी का प्रकांड विद्वान कहते हैं, निसंदेह वो हैं, लेकिन उनकी ये सोच सही नहीं है। हिंदी को इतना कठोर बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें माधुर्य ही अच्छा है, लचीलापन बेहतर है, ये बात है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि वैश्विक पटल पर और एक बात और है कि वास्तव में हिंदी विश्वास और प्रेम की भाषा है, और हिंदी विश्व के कई देशों में पढ़ाई का माध्यम बनी हुई है, यानी पढ़ाई इस भाषा में भी हो रही है। और भारत में 70 करोड़ से भी अधिक लोग इसे बोल और समझ सकते हैं। ये एक आंकड़ा है, इससे ज़्यादा ही है, इससे कम नहीं है। और मॉरिशस में करीब 7 लाख और दक्षिण अफ्रीका में करीब 9 लाख से भी ज़्यादा लोग हिंदी भाषी, ये हिंदी भाषियों की संख्या दर्शाई जा रही है। कोई भी भाषा जो है वो अपने बोलने वालों की संख्या से जानी जाती है, कितने ज़्यादा लोग उसे बोलते हैं या व्यवहार में इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ है। हिंदी एक सशक्त और समर्थ भाषा है, और यह संपर्क की, राजकाज की, प्रशासन की, व्यापार की, शिक्षा और शिक्षण की भाषा इसके तौर पर और कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये कलात्मक अभिव्यक्ति का एक माध्यम बनकर हमारे सामने आती है। इसके साथ साथ जब उपसंहार आपको करना है तो जो शीर्षक है उसका स्मरण एक बार फिर से कर लीजिएगा। हम विश्व मंच पर हिंदी की बात कर रहे हैं, तो समापन भी उसी तर्ज पर करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि वैश्विक पटल पर हिंदी का भविष्य उज्ज्वल और स्वर्णिम है, सुनहला भविष्य है, आप ऐसे लिख सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि पहले भारतवासी स्वयं इसके महत्व को स्वीकार करें, मतलब पहले अपने घर में तो इज्जत मिल जाए, और उसके बाद तब दुनिया वाले तो अपने ही इज्जत करने लगेंगे। यानी गांधी जी कहते थे ना कि जो परिवर्तन आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले उसको खुद में ले आइए, तो वही बात यहाँ हिंदी पर भी लागू होती है। आप चाहते हैं कि हिंदी का पूरा विश्व सम्मान करे, उसे आदरणीय माने, तो पहले आपको खुद हिंदी का आदर करना पड़ेगा, ये चीज़ है। और वही बात यहाँ कही गई है, जब तक हिंदी अपने घर में यथोचित सम्मान नहीं प्राप्त करेगी तब तक विश्व पटल पर उसका उभरना या इतने बड़े स्तर पर स्थापित होना ये संभव नहीं है। और इसीलिए यहाँ कहा गया है कि तब तक विश्व उसे निर्विवाद रूप से, यानी बिना किसी वाद विवाद के, स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए हिंदी का प्रचार प्रसार और अंगीकार प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अब भारत में इस लहर के चलने की आवश्यकता है, या भारतवासियों को इस दिशा में आंदोलन करने की आवश्यकता है। और ये आंदोलन जो है ये हिंसात्मक नहीं होगा, बल्कि एक भाषाई आंदोलन होगा जो कि सकारात्मक रूप में आगे बढ़ेगा। तो ये इसका समापन हो सकता है। यहाँ सिर्फ एक आइडिया दिया गया है कि आप हिंदी और विश्व मंच पर इसकी जो उपस्थिति है इसके संबंध में एक निबंध अगर आ जाता है तो कैसे लिखेंगे, ये पूरा टॉपिक था, और इस पर एक पर्याप्त चर्चा यहाँ हो चुकी है।
आगे आप अपनी बुद्धि से, अपनी स्वेच्छा से इसमें नई चीज़ों को शामिल करके इस निबंध के विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।